धर्मेंद्र जी, एक्ट बना नहीं है, अभी बिल पास होना बाकी है। जेपीसी में आपकी बात सुनी गई, सरकार कह रही है कि ये सिर्फ सियासत है, तुष्टीकरण है, एक धर्म विशेष के वोट को हासिल करने के लिए कुछ राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें पारदर्शिता की जरूरत थी। हमने तमाम दलों से संपर्क किया और जो जरूरी कदम उठाए गए हैं उसको हमने उठाया है, लेकिन फिर भी अभी एक्ट बना नहीं है। उससे पहले ही सड़क पर आकर के संसद द्वारा पेश किए जाने वाले कानून के खिलाफ इस तरीके से एकत्रित होना, आवाज उठाना अमर्यादित है, असंवैधानिक है। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए पंकज जी, नमस्कार आपको, पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए, सवाल नीयत का होता है, सरकार की नीयत कैसी है। और सरकार की नीयत उसी दिन परिलक्षित हो गई जब यह मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी को गया और जेपीसी में जो लोग हेड कर रहे थे, जब वो रिपोर्ट जेपीसी की तैयार करके संसद के पटल पर उन्होंने रखा तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी की पानी हो गई। जिस संसदीय समिति का जो व्यवहार लोकतांत्रिक होना चाहिए था, वो बजाय लोकतांत्रिक होने के, सबकी रायों को सम्मिलित करने के, वो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक रास्ता अख्तियार किया। संबंधित व्यक्तियों की राय को महत्व देना चाहिए था उस रिपोर्ट में और उसको लाना चाहिए प्रमुखता से, उस पर बल देना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज अचानक रुक गई बीच में। लगता है नेटवर्क इशू है। हम फिर से इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी भी हैं। प्रमोद मिश्रा जी, आपकी पार्टी और आपके घटक दल इस बिल को ला रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के पहले से ही आप देख लीजिए सड़कों पर किस तरीके से आंदोलन शुरू हो गया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या एक धर्म विशेष के खिलाफ तमाम तरह के स्टेप्स आप उठा रहे हैं और उस संप्रदाय का आप में भरोसा ही नहीं रह गया है? आपको लगता है कि आपकी पार्टी उस धर्म विशेष के लोगों को जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही है? आखिरकार इतना अविश्वास का मामला क्यों है? क्यों आपके खिलाफ इतने लोग सड़क पर उतर आए हैं? नमस्ते पंकज जी और हमारे फेलो पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा विनम्र अभिवादन। होली का पवित्र त्योहार बीता, उसकी भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे पूर्व में हमारे सपा के प्रवक्ता बंधु धर्मेंद्र जी बोल रहे थे। मुझे लगता है कि अब वो फिर से कनेक्टेड हैं, तो वो उनकी बात अधूरी रह गई थी। अगर वो चाहें तो अपनी बात। धर्मेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी बात बीच में कट गई थी, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ हाँ, अगर आवाज जा रही हो तो मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी। जी नहीं, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। जी 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 जी, हम ये कह रहे थे, हम उसी पर आते हैं कि जिस तरह से जेपीसी के अध्यक्ष जी ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक रास्ता अख्तियार किया, उससे उसकी पूरी प्रासंगिकता पर सवाल उठना लाजमी था और उठा। जिस तरह से लोगों की राय को काट छाट करके प्रस्तुत किया गया, वहां जो उसके स्टेक होल्डर्स थे प्रमुख रूप से, जो उन्होंने राय दी थी, सरकार निर्णय लेती, हो सकता है उनकी राय से डिफर करते, उसका परीक्षण करती, लेकिन सबकी राय जिन्होंने जो रखा था उसको उस पर आना चाहिए था फ्लोर पर कि फला एमपी ने, फलाने वर्ग ने ये कहा, अपनी बातें रखी। वो तो जस्टिफाइड होता, लोगों का डिस्कशन होता कि गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन ये काट छाट नहीं करनी चाहिए थी। ये एक जो सबसे बड़ा अविश्वसनीयता कारण। दूसरी बात, भाई सरकार का काम होता है जनोपयोगी और जनाकांक्षी नीति बनाना। अब इनका जो पीछे का आप देखेंगे, ये जीएसटी ले आए, रात में 12 बजे खोल करके व्यापारियों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया, थोप दी गई। नोटबंदी किया,
किसी अर्थशास्त्रियों से, किसी भी उसके जानकार लोगों से कोई इन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। कह दिया आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, देश पर थोप दिया। कृषि बिल लेकर के आए और किसानों से कोई राय नहीं ली, अंत में उसको वापस लेना पड़ा, पूरा देश देख रहा है। तो सवाल इनकी नीयत पर और इनकी जो थोपने की प्रवृत्ति है उस पर है। दूसरी बात, देखिए, अगर आपने सबकी राय नहीं लिया तो आप जो अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, उसको इन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव, जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इन्होंने लिखा इज टू अमेंड द वक्फ एक्ट 1995 to readdress the issue and challenges in regulating and managing waqf properties. Number one, amendment bill seeks to improve the administration and management of waqf properties. और उसके आगे इन्होंने लिखा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपडेट करना और सारे डॉक्यूमेंट्स में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये मूल उद्देश्य था। हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठते हैं तो कहते हैं कि वक्त में इतनी प्रॉपर्टी है देश की, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम छीन लेंगे। और वही उनका डर है, उनका डर है कि आपकी नीयत हमारे वक्त के इम्प्रूवमेंट की, हमारे वक्त के प्रॉपर मैनेजमेंट की, वक्त की प्रॉपर्टीज में हो रही कमियों की, धांधली को रोकना नहीं है। आपकी नीयत है कि कैसे वक्त की संपत्ति पे कब्जा किया जाए और उसको छीन करके अपने प्रयोग में लाया जाए। ये जो सबसे बड़ी अविश्वसनीयता की खाई है, वो इसके पीछे इनके एक्ट जो है उसको दर्शाते हैं, उसको बल देते हैं। ये सबसे बड़ा विरोध है जी। नहीं, ये सबसे बड़ा विरोध है, लेकिन जिस 4 क्लॉज को चेंज करने की बात हो रही है उसमें कौन सा ऐसा क्लॉज है जिससे आपको धर्मेंद्र सिंह लगता है कि सरकार वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है? देखिए पंकज जी, मैंने क्या कहा, वो सरकार जब बिल लेके क्या, लेकिन उन्होंने हमारा जो मूल जो आपत्ति है हमारे दल की विशेष रूप से, और जो इनके हमारे इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, चाहे मुस्लिम अन्य स्कॉलर्स हैं जो उसमें जिन्होंने आपत्ति की, उनकी आपत्तियों को जो जेपीसी में रखा, उन्होंने अपने विचार रखे, उसको एज इट इज फ्लोर पर रखना चाहिए था। उस पर विमर्श होता। हो सकता है कि वो बातें तथ्यात्मक कम हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन उसको एज इट इज रखते तो उस पर विमर्श खड़ा होता। यदि आप जो राय लिया है पार्लियामेंट में, जो रिपोर्ट आई उसी पर बहस न होगी कि किसने क्या कहा। जब आपने मूल राय को, जो मूल आपत्तियां तो उसको दरकिनार कर दिया, उस रिपोर्ट का पार्ट ही नहीं बनाया, तो आप बताइए उस पर कौन सी बहस होगी, क्या तथ्य निकल के आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। और मैंने पहले आपको बताया सरकार की नीयत शुरू से कम जिसके लिए आप कह रहे हैं, जिस वर्ग के लिए आप बिल बना रहे हैं, जिस वर्ग के लिए कानून बना रहे हैं, जिसको कहते हैं कि उसके हित के लिए कर रहे हैं, उसको तो संतुष्ट करिए। बिना उसकी राय के आप कैसे बिल लेकर के आएंगे, कैसे उसको कोई स्वीकार करेगा जी। प्रमोद मिश्रा जी, ये जो विपक्ष का आरोप है कि उनका जो जिस तरह का उनका मंतव्य था, जिस तरह का उनका विचार था, अगर उसको मूल रूप में रखा जाता और उस पर डिबेट होता तो ज्यादा अच्छा होता। हो सकता है वो विचार गलत ही होते, हो सकता है उस विचार का मौजूदा स्वरूप में समावेशीकरण संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर चर्चा तो होती। विपक्ष को शायद ऐसा लगता कि उसकी बातों को तवज्जो दिया गया है। दरअसल विपक्ष की भी भूमिका लोकतंत्र में होती है, तो उनकी पूरी बातों को खारिज क्यों कर दिया गया, उसको रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया? धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं ये गंभीर मसला है। जी नमस्ते पंकज जी, नमस्कार धर्मेंद्र जी और हमारे दूसरे मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नदीमुद्दीन जी, के शर्मा जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर ये वास्तविकता है तो धर्मेंद्र जी की चिंता उचित है, लेकिन ये वास्तविकता तो नहीं है। जेपीसी की बैठक में सभी वर्गों का, सभी स्टेक होल्डर्स का प्रतिनिधित्व हुआ और वृहद चर्चा हुई, हजारों लोगों का पार्टिसिपेशन, और उसके बाद कितने लोगों का ईमेल से करस्पॉन्डेंस हुई है, कितने लोगों के डिफरेंट मीडियाज जो ओपन कर रखे थे सरकार ने, वो सारे संशोधन के लिए, संशोधन के पक्ष में अथवा उससे सहमति अथवा उससे अलग रुख, सारे वक्तव्यों रिकॉर्ड पे लिया गया है। अभी आप जब शुरू में दिखा रहे थे तो स्पष्ट बताया गया कि 428 पेज की रिपोर्ट है, और वो 428 पेज की रिपोर्ट जब सदन के पटल पर रखी जाएगी पुनः, चर्चा तो तब भी होगी।
तो चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से पहले ही एक राजनीतिक या विशुद्ध सियासी गतिविधियां चला देनी और उसके बाद वहां से खड़े होकर के ऐसा संदेश देना कि शाहीन बाग हो जाएगा, जहां खून की जरूरत होगी खून। अरे भाई, कहाँ इतनी बात करने की क्या आवश्यकता है इमरान मसूद जी को। बर्क साहब जो है वो बोलते बोलते क्या बोल गए वो आपने सुना ही। तो ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं। आपको याद होगा शाहीन बाग सीए को लेकर के था, लेकिन वहां पर एनआरसी भी चल पड़ा था जिसका कहीं ड्राफ्ट भी नहीं था। तो ऐसा जो झूठा एक फेक नैरेटिव चला देना और उसके बाद एक बड़े वर्ग को, बड़े मुस्लिम वर्ग को भी कंफ्यूज कर देना, यही तो विशुद्ध राजनीति है और क्या है। और ये क्या मात्र संयोग है क्या? मैं तो कहता हूं राहुल जी हैं नहीं, देश से बाहर यात्रा पर हैं, जब जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ इसी तरह के काम होते हैं। और इमरान जी ने कहा कि मैं तो उनका छोटा सिपाही के रूप में आया हूं और ललकार करके चले गए, चैलेंज करके चले गए, जबकि उतने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये बात गलत है। अब आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। संशोधन के पक्ष में सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती चेयरमैन है सज्जादा नशीन काउंसिल के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एंड आई कोट, हम वक्फ के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, दरगाहें वक्फ एक्ट के पीड़ित हैं, हम वक्फ एक्ट में संशोधन के पैरोकार हैं। सैयद फरीद अहमद निजामी, सदस्य सज्जादा नजीर कौशल, वक्फ बोर्ड ने जमीन के मामले की जटिलता बढ़ा दी है। एक बार जमीन वक्फ के पास चली गई तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। सरकार संशोधन के जरिए ऐसी जटिलताओं को दूर करना चाहती है ताकि गरीब मुसलमानों को न्याय मिल सके। ये किसके वक्तव्य हैं? सिर्फ शिया और सुन्नी तक सीमित था? बाकी भी एक बृहद मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अभी आपने कुंभ के दौरान देखा क्या होता है। कुंभ की जमीन को किसी ने आकर के डिक्लेयर कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो हमारे यहाँ पर मौलाना नदीमुद्दीन जी बैठे हुए हैं उनका ऐसा वक्तव्य था, लेकिन था तो लेकिन उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? कभी कह देंगे पार्लियामेंट भी है वहीं पर, लाल किला भी उसी की संपत्ति है, तो क्यों ऐसा होना चाहिए? रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड और उसमें पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। भाई, कौन सा ऐसा विधेयक है या कौन सा ऐसा कानून है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो उसमें संशोधन नहीं हुए? देश काल समय के अनुसार उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है, किसी चीज के इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, और इस राष्ट्र आप में ही तो पॉइंट बना है। टेकन। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।